केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तूर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद व भुगतान के लिए पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा 2027 तक भारत को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है लक्ष्य। केंद्रीय राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान व सोम प्रकाश ने चंडीगढ़ में किया उप डाकघर का शिलान्यास। सुकन्या समृद्धि के लाभार्थियों को पासबुक की वितरित। और उत्तर भारत में भीषण ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी। आगामी 2 दिन शीतलहर के साथ पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश की संभावना। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने तूर उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज की यह शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का काम करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि मूंग और चने में देश ने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी दलहन का आयात करना हमारे लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि के क्षेत्र में दलहन का उत्पादन करने वाले किसानों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मा डालते हुए साल 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। निर्भरता प्राप्त की है, परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर जहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है, 2023 में आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। गृह मंत्री ने खेती से पहले ही नेफेड और एनसीसीएफ में पंजीकरण करवाने वाले किसानों को उनकी दलहन को 100% एमएसपी पर खरीदने का आश्वासन भी दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों विंगों से निर्मित एनसीसी कैडेट्स के एक दल ने उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने परेड का निरीक्षण किया और एनसीसी कैडेट्स की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि एनसीसी ने कई अभियानों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। With his leadership, is working tirelessly to ensure that you all evolve as national warriors, foot soldiers of Bharat, that will elevate Bharat in 2047 when it celebrates its centenary of independence at pinnacle of the global community of nations. Be proud for being Indians. Take pride in our culture. Be proud of our phenomenal achievements and take pride that you are the greatest stakeholders in the growth of this country. केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने आज सेक्टर 23 में उप डाकघर का शिलान्यास किया। इस मौके पर पंजाब परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अम्बेश उपमन्यु भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज पंजाब मंडल में बालिका दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत 10 साल तक की बच्चियों को सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा रहे हैं। अब तक पंजाब में 7 लाख खाते खोले गए हैं। इस वित्त वर्ष में 45,000 खाते खोले जा चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने बच्चियों को सुकन्या समृद्धि पासबुक प्रदान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डाक विभाग भी नवाचार के माध्यम से नागरिक आधारित सेवाओं को कोने कोने तक पहुंचाने के अपने लक्ष्य को रूपांतरित कर नियंत्रण से आगे बढ़ रहा है। डाक विभाग देश के अंतिम छोर तक अपनी विश्वसनीय सेवाएं देता है। विभाग के लिए सेक्टर 23 के लिए उन्होंने जो काम किया है, तो
हम सबको तो इसकी खुशी है, लेकिन खुद को भी एक बड़ा आत्मसंतोष मिलता है कि जहां मैंने इतने साल रहा उस एरिया के लिए आज ये काम किया। हम सब जानते हैं कि डाक विभाग ने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जिसे अमृत स्तंभ कहते हैं, वो चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे नारी शक्ति की सशक्तिकरण की बात हो, चाहे किसान की बात हो या गरीब कल्याण की बात हो, ये चारों अमृत स्तंभ को सशक्तिकरण की दिशा में अंतिम छोर पे लास्ट माइल अगर कोई सेवा देता है तो हमारा पोस्टल विभाग है। वहीं इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि समय के साथ साथ डाक विभाग ने अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। डाकघर को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। सेक्टर 23 के पोस्ट ऑफिस का फाउंडेशन डे, इसमें मुझे शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। सेक्टर 23 मेरा बहुत लंबे समय से मैं इसमें रहता रहा हूँ। जब भी कोई काम कहा, कोई ट्रेन की बात की हो, कोई पोस्ट ऑफिस की बात करी हो, टावर लगाने की बात की हो, सभी के सभी काम इन्होंने मेरे किए हैं। आज विभाग डाक के अलावा अन्य सेवाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं, चाहे प्रसाद ही हो, पासपोर्ट हो, गंगाजल हो या वित्त सेवा। डाक विभाग देश में महिला सशक्तिकरण के कार्य में भी योगदान दे रहा है। इस दौरान पंजाब पश्चिमी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल मनीष बंसल बादल ने कहा कि सरकार की अंतिम छोर तक पहुंच बनाने की पहल के चलते पंजाब डाक मंडल के पार्सल राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इस पोस्ट ऑफिस के निर्माण का शुभारंभ आदरणीय मंत्री जी के कर कमलों से हुआ है और इसीलिए पूरा विश्वास भी है कि निर्माण पूरा होने के बाद ये डाकघर न केवल चंडीगढ़ मंडल का अपितु पूरे पंजाब पोस्टल सर्कल का सबसे अधिक सफल एवं लोकप्रिय पोस्ट ऑफिस बनके उभरेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पंवार के ठिकानों सहित करीब 20 जगहों पर छापेमारी की है। मामले में पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह और कुछ अन्य के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। जानकारी के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में यह छापेमारी की गई। इस मामले में ईडी ने फरीदाबाद में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय BR ओझा के छोटे भाई सुशील कुमार ओझा के निवास पर भी छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सेठी माइंस कंपनी के साथ सुशील कुमार ओझा माइनिंग का काम करते हैं। इस दौरान ईडी ने खनन से संबंधित दस्तावेजों को खंगाला। वहीं करनाल में भाजपा नेता मनोज वधवा के घर पर भी ईडी की टीम सुबह करीब 6 बजे जांच करने पहुंची। मनोज वधवा भी खनन कारोबारी हैं और यमुनानगर में माइनिंग का काम करते हैं। भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान भाजपा अध्यक्ष सोलन में रोड शो करेंगे। वहीं अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे। इसके अलावा वे भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले कल देर शाम JP नड्डा पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने PWD रेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पंचकुला पहुंचने पर हरियाणा भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि नड्डा 6 जनवरी को पंचकुला में भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनका एक भव्य रोड शो भी निकाला जाएगा। भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीति ताकत का लोहा चीन भी मानने लगा है। चीन के प्रमुख समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव की जमकर तारीफ की गई है। लेख के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। लेख में पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। साथ ही कहा गया है कि तेज आर्थिक और सामाजिक विकास के दम पर भारत रणनीतिक रूप से विश्वास से भरा हुआ है। लेख में पीएम मोदी के अमेरिका, जापान जैसी वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर प्रकाश डाला गया है। इसमें रूस यूक्रेन के संघर्ष के मुद्दे पर भारत के रुख को भी रेखांकित किया गया है। लेख में कहा गया है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस व अन्य देशों तथा विविध क्षेत्रीय संगठनों के साथ
भारत के संबंधों को बढ़ावा देने हेतु बहुस्तरीय जुड़ावली रणनीति की हिमायत की है। लेख में कहा गया कि हमेशा भारत ने स्वयं को विश्व शक्ति माना है। हालांकि 10 साल से भी कम समय में भारत ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए बहुसंतुलन की बजाय बहुसहयोग की नीति को अपनाया है। लेख के अनुसार राजनीतिक और सांस्कृतिक पैमाने पर भारत जहां पहले पश्चिम के साथ लोकतांत्रिक सहमति बनाने पर जोर देता था, वहीं अब भारत लोकतांत्रिक राजनीति में भारतीय विशेषता पर जोर देता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कल 10वीं, 12वीं और डीएलडी की परीक्षाओं की डेटशीट जारी की। ये परीक्षाएं 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक प्रदेश भर में आयोजित होंगी। परीक्षाओं की डेटशीट शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव व सचिव ज्योति मित्तल ने कल प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 24 मार्च तक चलेंगी, वहीं 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक करवाई जाएंगी। इसके अलावा डीएलडी की परीक्षाएं भी 27 फरवरी से 21 मार्च तक होंगी। यह सभी परीक्षाएं एक ही सत्र में दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक होंगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में 25% प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। 27 फरवरी से शुरू होकर अलग अलग समय पर, जैसे सेकेंडरी की 27 से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेंगी। सीनियर सेकेंडरी की है 27 फरवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेंगी। और डीएलएड की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेंगी। 25% जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और इस बार जो 4 कोड होंगे, ABCD कोड हैं, उसमें 96% यानी 96% जो क्वेश्चंस हैं वो एक जैसे होंगे, सिर्फ उनका क्रम बदलेगा। उन्होंने बताया कि वार्षिक उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल मार्किंग की जाएगी और इनके कोड भी फोटो मोड में होंगे। डिजिटल मार्किंग से मूल्यांकन की गुणवत्ता बढ़ेगी व परीक्षा परिणाम भी सटीक होंगे। मलोट में दिव्यांगजनों का पहचान पत्र और पेंशन लगाने के लिए लगाए कैंप में पंजाब की सामाजिक सुरक्षा व बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही दिव्यांगजनों का सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पूरा करेगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार दिव्यांगों को नौकरी में बनता उनका हक देगी। उन्होंने कहा कि नई नौकरियों में दिव्यांगजनों का कोटा भरा जा रहा है, पर पुरानी भर्ती में बैकलॉग जिसको अब पूरा कर लिया गया है। पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए उपयुक्त जगह मुहैया करवाना यकीनी बनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा मोहाली के गांव सनेट और फाजिलका जिले के गांव अरनीवाला शेख सुभान में 2 नई अनाज मंडियां बनाई जाएंगी। किसान भवन में पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए खुडिया ने बताया कि अरनीवाला में अनाज मंडी 12 एकड़ जबकि सनेटा में मंडी 5 एकड़ में बनाई जाएगी। बताने योग्य यह है कि मौजूदा समय में राज्य में कुल 1872 अनाज मंडियां हैं। कैबिनेट मंत्री ने पंजाब मंडी बोर्ड के ज्वाइंट सचिव को इन अनाज मंडियों का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करने के लिए प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों को सुविधाएं देने के साथ साथ अन्नदाता की भलाई को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन पूर्वोत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी रहने की संभावना है। 8 व 9 जनवरी को पंजाब व हरियाणा के कई जगहों पर बारिश की संभावना भी जताई गई है। वहीं उत्तर पश्चिमी पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने की आशंका है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस बीच दिल्ली में भी लोगों को हाड़ कांपने वाली ठंड का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। रेलवे ने 26 ट्रेनों को अगले आदेशों तक निरस्त कर दिया है। अब खबरें फटाफट। जयपुर में आज से 7 जनवरी तक शुरू होगा पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल होंगे शामिल। निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह आवेदन के प्रारूप में किया संशोधन। पंजाब सरकार ने दी मागी मेले में घोड़ों की गतिविधियों को मंजूरी। पशुपालन मंत्री ने कहा गैलेंडर्स जांच की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाएं मालिक।
हरियाणा में 2 जनवरी तक विकसित भारत में 32 लाख से अधिक लोगों ने की भागीदारी, मुख्य सचिव संजीव कौशल ने दी जानकारी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।